सृष्टा और दृष्टा ये दोनों का समन्वय उनके व्यक्तित्व में हुआ था। विजनरी आर्किटेक्ट उनको कहा जाता है। मास ऑर्गेनाइजेशंस जैसे भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, इसका वो सृष्टा थे। और ये सब संगठन बनाते समय एक के बाद एक संगठन को खड़ा करते चले गए। उनका गंतव्य स्थान भारत का सामूहिक विकास ये था। अब उन्होंने इस प्रकार का कई रोड मैप एक प्रकार का तैयार किए हैं, जिसमें उनका कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज, स्पेकुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, करेंसी ट्रेड, ये सब बंद कर देना चाहिए। ये दीज आर डिस्टर्शंस इन वेस्टर्न मार्केट इकोनॉमी। और उन्होंने ये बताया था कि इससे कुछ हानि होने वाला नहीं है, प्राइस राइज का ये एकमात्र कारण है, तो इसलिए इसको हटाना चाहिए। उसी प्रकार का उन्होंने और एक बात बताया कि सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर, ये जो कार्ल मार्क्स का है, ये सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर वर्कर के पास या कंज्यूमर के पास पहुंचा ही नहीं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक व्यक्ति के पास चला गया, वो पूंजीपति बन गया। कम्युनिस्ट सोसाइटी में स्टेट के पास चला गया, स्टेट कैपिटलिज्म हो गया। जनसाधारण के पास, कंज्यूमर के पास, वर्कर के पास आया ही नहीं। और इसको लाने के लिए भारतीय ऑर्डर ऑफ सोसाइटी उन्होंने इसका बताया था। और उसमें उन्होंने एक चीज बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आज सेल प्राइस डिक्लेयर हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लेयर नहीं होता है। उनका कहना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लेयर करने से आज भी 90% प्रोडक्ट और सर्विसेज का 50% से कम हो जाएगा उसका दाम, प्रॉफिट के सहित। तो ये उन्होंने बताया था। और उसमें और कई चीज, एक देश का आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बताया था। उसमें से कई ऐसे चीज है जैसे टेक्नोलॉजी में उन्होंने बताया कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। ये ब्लाइंड कॉपी करने का जरूरत नहीं, हमको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में उसमें सुधार भी कर सकते हैं। और ये जो ऑटोमेशन है या कंप्यूटर है, इसको जॉब किलर के रूप में यूज नहीं करना चाहिए, परफेक्शन के लिए, कंपटीशन के लिए यूज करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बात दत्तोपंत ठेंगड़ी हम लोग को बताए थे और देश के सामने उनने रखा। उनका एक व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि वो जब रख रहे थे ये सारे बात, उस समय पर उनको विरोध का सम्मुखीन होना पड़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग आज उसको मानते हैं। और हम लोग ये जो इसका जो संकलन कर रहे हैं उसमें और भी लोग हैं, जो जैसे डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दत्तोपंत ठेंगड़ी का क्या उन्होंने बताया था, आज सही निकला, इसके बारे में उन्होंने रखा है। उसी प्रकार का महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, इन्होंने टोटली ये जो मॉडल है वेस्टर्न मॉडल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, इसको रिजेक्ट करके कैसे मानव के हित में एक नया मॉडल चाहिए, थर्ड वे, उसके बारे में बताया, वो भी हम लोग रखा है। दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है ठेंगड़ी जी का, यानी सृष्टा तो थे ही, दृष्टा थे। विजनरी आर्किटेक्ट कहने के बाद उनका विजन क्या था, उसमें देखा जाता है मेटेरियलिज्म के ऊपर उनका डीप स्टडी था। और उनने मेटेरियलिज्म का तो वेस्टर्न और हिंदू ये दोनों का ही स्टडी किया। उसके बाद डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स का, फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म मानवेंद्र राय का, इसके ऊपर जा करके उन्होंने उसमें अनासक्त योग, एक नया डायमेंशन उसमें जोड़ दिया। और ये अनासक्त योग का उन्होंने जो आगे चल करके जो मार्ग दिखाया है, उनका कहना था कि हिंदू पैराडाइम जो है, ये हिंदू पैराडाइम का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उन्होंने ग्राफिकली एक वो अनएंडिंग सर्कल एक प्रेजेंटेशन किया। वेस्टर्न पैराडाइम को छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उसके बड़ा सर्कल, ऐसे करके माने फ्रॉम इंडिविजुअल टू कॉस्मस, ये सब अलग अलग एंटिटी और अलग अलग सर्कल दिखा।
हिंदू पैराडाइम में उन्हें जो देखा है, फ्रॉम पॉइंट टू इन्फिनिटी, एकदम वो अनएंडिंग सर्कल जाता है, अखंड मंडलाकारं व्याप्त जन चराचरम। ये बहुत बड़ा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का ये बहुत बड़ा इसमें अवदान है, जिन्होंने ये पूरा दिखा दिया कि मैटेरियलिज्म से ऊपर उठ करके स्पिरिचुअलिज्म का तक जा सकता है आदमी। तो इस प्रकार का एक व्यक्तित्व दत्तोपंत ठेंगड़ी जो हमारे बीच में हो गए, और उनका जो देखा जाता है कि वो आगे बढ़ते चले गया, और आज भी उनका व्यक्तित्व के बारे में अगर सोचेंगे तो एक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने एक्शन दिखेगा। ये सारे जो बीएमएस, बीकेएस, एसजेएम, इसके माध्यम से और तत्वज्ञान के माध्यम से देखा जाएगा कि वो अनएंडिंग सर्कल जो एक से एकदम ऊपर तक चेतना का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये विश्व स्तरीय अवदान है उनका। दत्तोपंत ठेंगड़ी, उनके व्यक्तित्व तो सब लोग आज मैंने उनके लेख से, उनका साहित्य से पढ़ करके सोच उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा व्यक्तिगत संबंध ठेंगड़ी जी के साथ 1967 से और 2004 तक उनका जीवनावसान तक संबंध था। तो अलग अलग समय पर उनने आए हैं। कटक उड़ीसा में आकर के उनका पहला जो भाषण हुआ वो था 1968 में, कम्युनिज्म इन रिवर्स गियर इन रशिया। इसके ऊपर उन्होंने भाषण दिया। तब कोई सोच नहीं सकता था कि कम्युनिज्म रशिया से हटेगा। ऐसे कई चीज था। एक उदाहरण देकर के मैं समाप्त करता हूं कि वो यानी उनका पर्सनैलिटी कैसे था। उन्हें भुवनेश्वर आए, वहां से एयरपोर्ट से हम लेकर के उनको कटक आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि डांगे जो अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया है कि आप राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन पोस्ट के लिए खड़े हो जाइए। तो ठेंगड़ी जी बोले कि मैंने माना क्या, हमको कौन वोट देगा? तो बोले नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। इंदिरा गांधी भी मैसेज दिया है कि आप खड़े होंगे तो आपको समर्थन देगी। तो बाद में जब वापस गए ठेंगड़ी जी भुवनेश्वर से दिल्ली में, पूछा तो बोले नहीं, ये ठीक नहीं होगा, उनके यानी मेरे साथ उनका विरोध है, उसके बावजूद उनसे समर्थन लेना ठीक नहीं। यानी ये सोच नहीं सकता कोई कि इंदिरा गांधी एक साइड में और एक साइड में डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन, वो समर्थन करता है। और ठेंगड़ी जी जहां पर भी जाते थे, मॉस्को गए, जहां पर भी गए, सब जगह पर उनको परिचय वो देते थे कि मैं संघ का, आरएसएस का प्रचारक हूं। अरे ये इनवेरिएबली ये बात वो हर जगह पर बोलते थे। इसके बावजूद उनके प्रति इस प्रकार का जो समर्थन था, ये आज सोच नहीं पाएंगे। तो वो व्यक्तित्व के बारे में, उनका जो काम करने का जो तरीका है, इसके बारे में सोचेंगे तो हम लोग को काफी चीज है, एक संगठन कैसे खड़ा करना, कार्यकर्ता कैसे करना, कार्यकर्ता को प्रेरणा कैसे देना, ये सारा चीज ठेंगड़ी जी के मार्गदर्शन में हम लोग को प्राप्त हुआ है। विश्व संवाद केंद्र उड़ीसा के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कार्यकर्ता, स्वदेशी जागरण मंच के वरिष्ठतम प्रचारक आदरणीय सरोज मित्रा जी एवं इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, पाश्चात्य जगत द्वारा दुनिया के सामने जो विकास का मॉडल प्रस्तुत किया गया है, वस्तुतः यह मानवीय विकास का मॉडल नहीं है, यह साम्राज्यवादिता के विकास का मॉडल है। जब यह मॉडल विश्व के सामने आया, तब दुनिया में यूरोप की कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, और उन उपनिवेशों के मार्केट को समाप्त करके यूरोपीय माल उन मार्केट्स में भर देने के लिए
यह विकास का मॉडल खड़ा हुआ था। इसी का परिणाम 2 महायुद्ध थे और इसी का परिणाम सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन है, जो कि जो ग्लोब का नॉर्थ नॉर्थ यानी उत्तर उत्तर है, उसका ग्लोब के दक्षिण दक्षिण यानी अफ्रीका एशिया है, उस पर आर्थिक आक्रमण है। यह जो विकास है, इसके पीछे जो फिलॉसफी है, वह फिलॉसफी भी मानवीय नहीं है। उस फिलॉसफी का जो समाजवादी या साम्यवादी आधार है, वह सत्ता और वित्त के सरकार में केंद्रीकरण का नियामक है, और जो व्यक्तिवादी पूंजीवादी है, वह थोड़े से निजी हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण है, वित्त का केंद्रीकरण है। इस विकास के मॉडल की विशेषता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का अधिकार, और जो अधिकांश लोग हैं वो निजी या सरकारी नौकरियों पर अवलंबित हो जाते हैं। इसमें संपूर्ण समाज अर्थात वैश्विक समाज, उसके हित का चिंतन नहीं है, और इसलिए यह एक दूसरे के शोषण पर आधारित है। इस प्रकार की स्पर्धा पर आधारित है जिसमें एक विजयी होता है, दूसरा पराजित होता है, समग्रता जिससे आहत होती है। तो इसका जो व्यवस्थामूलक आधार है, वह है केंद्रीकरण, और जो प्रवृत्ति मूलक आधार है, वो है भौतिक उपभोक्तावाद। भौतिक उपभोगवाद और व्यवस्थात्मक केंद्रीकरण, इसके आधार पर जिसको भी आवाज विकास कहते हैं, वह विकास आकारित हुआ है। इस विकास को यह भी गलतफहमी है कि परमात्मा ने यह जो मानव बनाया है, यह प्रकृति को खाने के लिए बनाया है, और प्रकृति यदि उसके खाने योग्य शेप में नहीं है तो वे प्रकृति को विजय करेंगे। दे वांट टू कॉन्कर नेचर। तो नेचर को कॉन्कर करके, नेचर को उपभोग के योग्य बनाकर वे अधिकतम उपभोग के साथ मानव के जीवन स्तर को उठाने की बात करते हैं। फिलोसॉफिकल आइडिया यह है कि जब मानव अधिक उपभोग करता है, अधिक उपभोग ही विकसित होने की पहचान है, और इसलिए फिर उपभोग की लड़ाई होती है, उपभोग के साधनों की छीना झपटी होती है। जो उपभोग के साधनों को छीनने में समर्थ हो जाए, वह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम के हिसाब से न्याय संगत माना जाता है, और जो इस छीना झपटी में पिछड़ जाते हैं, वे अनफिट हैं, इसलिए उनको जीने का हक नहीं है।
यह वह फिलोसफी स्वीकार करती है। तो परिणाम से शोषण, विषमता, अन्याय, यह इस विकास की केंद्रीभूत स्थितियां हैं और इसके कारण आज दुनिया यह महसूस कर रही है कि यूरोप में पूंजीवाद के नाम पर जो निजी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के आधार पर विकास करने की कोशिश की गई। साम्यवाद, समाजवाद के आधार पर चीन में, रूस में विकास करने की कोशिश की गई और उन सब का परिणाम यह हुआ है कि जिनको विकसित कहा जा रहा है वे स्वयं परेशान हैं। उनके यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, उनके यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, उपभोगवाद के कारण क्राइम यानी अपराध बढ़ रहे हैं और समाजवाद, साम्यवाद के नाम पर रूस में, चीन में, वियतनाम में, क्यूबा में, उत्तर कोरिया में जो विकास के प्रयोग हुए वे विफल हो गए और आज समाजवादी साइन बोर्ड के बावजूद वे सब पूंजीवादी स्पर्धा के नियामक बने हुए हैं और एक ऐसी स्थिति में पहुंची है मानवता जिसमें यह खोज हो रही है कि पश्चिम द्वारा दिया गया व्यक्तिवादी विकास का मॉडल, पश्चिम द्वारा दिया गया समाजवादी विकास का मॉडल, यह न केवल विफल हो चुके हैं वरन इन्होंने विकास के नाम पर इस प्रकार की व्याधियों से मानव को जकड़ लिया है कि अब मानवता परेशान है और वह तीसरा रास्ता खोजने को निकली हुई है। दे नीड थर्ड वे। वह थर्ड वे क्या हो सकता है? तो निश्चय ही वह थर्ड वे व्यक्ति और समाज को लड़वाने वाला नहीं हो सकता। वह न तो निपट व्यक्तिवादी यानी पूंजीवादी हो सकता है और न निपट समाजवादी, साम्यवादी या सरकारवादी हो सकता है। वह न प्रकृति का विरोधी हो सकता है और न वह मानवता को फिट और अनफिट में बांटने वाला हो सकता है, न वह मानवता को हैव्स और हैव नॉट्स में बांटने वाला हो सकता है। पूंजीवादी मानवता को फिट और अनफिट में बांटती है, समाजवादी मानवता को हैव्स और हैव नॉट्स में बांटते हैं, उसका संघर्ष करवाते हैं और आज विश्व में जिनको विकसित देश कहते हैं वे हैव्स बने हुए हैं और जिनको पिछड़ा या विकासशील कहते हैं वे हैव नॉट बने हुए हैं। और जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, कल यदि यूरोप ने अपने को आगे बढ़ाना चाहा तो उसने विश्व के मार्केट पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। आज उस दौड़ में चीन काफी आगे निकल गया है तो वह भी यही कोशिश कर रहा है कि दुनिया के बाजार पर उसका कब्जा हो। अफ्रीका के अनेक देशों पर वह कब्जा कर चुका है, एशिया पर भी कब्जा कर रहा है और यूरोपीय, यूरो अमेरिकी देश भी आज चीन को इसलिए ताकत मानने के लिए मजबूर है कि चीन उनके बाजारों पर हावी है। दूसरे देशों के बाजारों पर हावी होना, दूसरे देशों के उत्पादन पर हावी होना, दूसरे देश के लोगों की प्राकृतिक संपदा पर हावी होना, यही इसके विकास के मॉडल की नियति है। इस मॉडल से जो भी विकास करेगा उसे यही करना पड़ेगा, ये छिला झपटी करनी पड़ेगी और
छीला झपटी में यदि वह ताकतवर सिद्ध होता है तो विकसित कहलाएगा, और ताकतवर सिद्ध नहीं होता है तो पिछड़ा और कमजोर कहलाएगा। इस मॉडल की यही नियति है, इससे बाहर यह मॉडल नहीं जा सकता। यह मॉडल प्रकृति का शोषण करेगा, पर्यावरण का प्रदूषण करेगा। यह मॉडल उत्पादन और संपत्ति के अधिकार थोड़े से लोगों के हाथ में रखेगा, समाज के अधिकांश लोगों को नौकर या गुलाम बना करके रखेगा। यही नियति है इस मॉडल की। उपभोक्तावाद के माध्यम से लोगों में लोलुपता, उपभोग की लालसा इसको जगाएगा, और अधिकांश लोग उपभोग के मिनिमम, कम से कम साधनों में गुजर बसर करें, इसके लिए बाध्य करेगा। यह नियति है इस विकास के मॉडल की। इसको समझना चाहिए, और इसको समझकर ही इसका विकल्प खोजना संभव होगा। इसका विकल्प ये भारत के चिंतन में है। भारत का चिंतन मानवता को इस प्रकार से व्यक्ति और समाज में, प्रकृति और मानवता में, अगड़े और पिछड़े में, फिट और अनफिट में नहीं बांटता है। वह मानव को एकात्मता में देखता है, और इसलिए भारत की व्यवस्थाएं बदले युग के हिसाब से युगानुकूल परिभाषित होनी चाहिए। क्या कारण था कि विश्व में भारत की पहचानें दो प्रकार से व्यक्त की गई? एक पहचान भारत की गई कि भारत सोने की चिड़िया है, यानी संपन्न देश है। दूसरी की गई, भारत विश्व गुरु है, अर्थात यह बुद्धिमत्ता का देश है। तो यह संपन्नता और यह बुद्धिमत्ता, यह संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब मानती है। यह मानवता को विभेदकारी पहचानों में नहीं बांटती है, और इसलिए जो अर्थव्यवस्था इस समाज ने अपनाई, उसका परिणाम ये था कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले 1000 साल का युद्ध करने के बावजूद भारत का जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा था। भारत का निर्यात दुनिया में सबसे ज्यादा था। ये निर्यात का, भारत की अर्थव्यवस्था का निर्यात क्षम होना, ये भारत की अर्थव्यवस्था का जीडीपी सबसे ऊंचा होना, क्या किसी सरकार के सहारे था? नहीं, सरकार के सहारे नहीं था। क्या ये निजी कंपनियों के सहारे था? नहीं, ये निजी कंपनियों के सहारे भी नहीं था। तो ये किसके सहारे था? तो भारत में स्वावलंबी परिवारों का स्वावलंबी ग्राम, और स्वावलंबी ग्रामों का स्वावलंबी जनपद, और स्वावलंबी जनपदों का स्वावलंबी देश, और स्वावलंबी देशों का स्वावलंबी विश्व, इसकी कल्पना की थी। और स्वावलंबन की परिभाषा की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन की परिभाषा करते हैं। वो कहते हैं, जब कोई अर्थव्यवस्था निर्यात क्षम होती है, तब वह अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होती है। जो अर्थव्यवस्थाएं आयात निर्भर होती है, वे स्वावलंबी नहीं होती। तो जहां आयात निर्यात संतुलन है, का मतलब है कि आप आयात तो करते हैं, पर जितना आप आयात करते हैं उससे अधिक आपकी निर्यात की क्षमता है। तो आपकी निर्यात क्षमता आपके स्वावलंबन को तय करती है। यदि आप निर्यात क्षम नहीं है और आयात निर्भर है, तो आप परावलंबी है। परावलंबी अर्थव्यवस्थाओं का विश्व स्वावलंबी नहीं हो सकता। परावलंबी अर्थव्यवस्थाओं का विश्व
जो अवलंबित करने वाला है और जो अवलंबित हुआ है उसमें भेद उत्पन्न कर देता है। और जब सब अर्थव्यवस्थाएं निर्यात क्षम होती है तो वह परस्परावलंबन को जन्म देती है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था स्वावलंबी हुए का मतलब है परस्परावलंबी होगी, परावलंबी नहीं होगी। परावलंबी अर्थव्यवस्थाओं का सृजन ये मानवता के लिए विभेदकारी है। इसलिए स्वावलंबी अर्थव्यवस्थाएं निर्यात क्षम होनी चाहिए और इसके लिए परस्परावलंबी विश्व बनना चाहिए। और यह करने के लिए भारत ने क्या किया? भारत ने हर कुटुंब को, हर परिवार को एक आर्थिक इकाई मानते हुए हर परिवार को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित की। हर परिवार की सहभागिता। इसका परिणाम यह था कि भारतवर्ष में बेरोजगारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेरोजगारी यह शब्द पर्शियन है, अनएम्प्लॉयमेंट यह अंग्रेजी है। इस अवस्था के लिए भारतीय भाषाओं में कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ने इस प्रकार की अवस्था की कल्पना ही नहीं की। यह संभव ही नहीं था कि कोई व्यक्ति बेरोजगार हो। क्यों संभव नहीं था? जैसे परमात्मा की व्यवस्था है। परमात्मा की व्यवस्था है कि हर होने वाली संतान का भोजन उसकी मां के वक्ष में होता है। नमस्कार। आज सरोजता के आग्रह पर मैंने विश्व संवाद केंद्र के साथ में एक चर्चा करने का निर्णय करा है। हम लोग माननीय दत्तोपंत जी के शताब्दी समारोह के अंतिम चरण में हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज दत्तोपंत जी का क्या सोच था जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, WTO और उससे जुड़ी तमाम बातों के बारे में विचार करते हैं। दत्तोपंत जी ने स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं हमारे सामने न सिर्फ अलग-अलग अवसरों पर रखी, न सिर्फ अलग-अलग संस्थाओं के बारे में रखी, न सिर्फ अलग-अलग मंचों से रखी, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से दत्तोपंत जी ने विश्व व्यापारिक जो संगठन है, विश्व व्यापार संगठन जो है, उसकी परिकल्पना क्या है और वो विश्व व्यापार संगठन की परिकल्पना हमारे स्वदेशी सोच और हमारी उन तमाम आवश्यकताओं के लिए जिसके लिए राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र की के वैभव की जो चर्चा हम करते हैं, उसके प्रति हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसकी परिकल्पना हमारे सामने रखी। जब ये चर्चा 1991 में शुरू हुई, उसी समय पे डंकल जो गेट के डायरेक्टर जनरल थे, उनका भारत आना हुआ। डंकल ड्राफ्ट बना और उसको लेकर के तमाम शहरों में विरोध शुरू हुए। दत्तोपंत जी ने उसी समय स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के बारे में विचार किया और ये सोचा कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है और भविष्य में क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उस समय पे जो उदारवादी विचार धारा के लोग जो कि उस समय के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पक्षधर बने हुए थे, उनके समक्ष या उनकी तरफ से विरोध नहीं हुआ। ये भी सच नहीं होगा कि उस समय के जो राजनीतिक नेतृत्व थे, चाहे पक्ष में रहे हों, चाहे विपक्ष में, उन्होंने स्वदेशी के उस आग्रह को 16वीं शताब्दी का न बताया होगा। उन्होंने ये जरूर कहा और उस समय दत्तोपंत जी ने कई दफा चर्चा करी कि कैसे इस विचार को 21वीं सदी का विचार न मान करके 16वीं शताब्दी का विचार बताया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत की जो बात हुई है वो 21वीं शताब्दी में हुई है। तो 30 साल पहले, 35 साल पहले दत्तोपंत जी जब इसकी चर्चा कर रहे थे तो निश्चय ही 21वीं शताब्दी की चर्चा कर रहे थे।
और भारत अकेला नहीं है जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। अमेरिका फर्स्ट, बाय अमेरिका, रिवाइव जापानीज इकोनॉमी, यूरोप फर्स्ट, ये सारे देशों से, सारे कॉन्टिनेंट से, सारे देशों से एक सी आवाज क्यों आ रही है 21वीं शताब्दी में? ब्रिटेन में क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं। क्यों ब्रिटेन ने इस राह पर निकलने का निर्णय करा? क्या वो आत्मनिर्भर ब्रिटेन की बात से अलग है जब उन्होंने ईयू से अपने आप को पृथक कर लिया? तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा और महत्वपूर्ण विचार उन तमाम हमारे सामने मुद्दों को लेकर के आता है, जिसको देख के हमें लगता है कि वाकई में जो दत्तोपंत जी 30 या 35 वर्ष पहले हमसे चर्चा कर रहे थे, वो 21वीं शताब्दी में आने वाले भविष्य के प्रति भारत को तैयार करने की बात थी, संस्थाओं को तैयार करने की बात थी। और इसीलिए स्वदेशी जागरण मंच का जो गठन हुआ और उसके माध्यम से जो थर्ड वे की परिकल्पना दत्तोपंत जी ने सामने रखी, वो महत्वपूर्ण है और इनको हमें पृथक ढंग से नहीं देखना चाहिए। उसका एकत्रित विचार ही हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और इसको देखने के लिए कई तरह के विचारों को सामने लाना होता है। इसमें कुछ जगह पर दत्तोपंत जी ये भी कहते हैं कि स्वदेशी जो है वो एक भावना है, वो कोई प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन किसी समस्या का नहीं हो सकता, वो हमारे ही अंदर आई हुई एक भावना है। तो उनको लोगों ने पूछा कि भावना कैसा? आप जो भावना बोलते हैं वो भावना कैसी होगी? तो दत्तोपंत जी ने कहा कि भाई, जब इरविन पैक्ट की चर्चा हो रही थी, तो जब वाइसरॉय बैठे हुए थे और चर्चा के दौरान चाय आई, दोपहर का समय था, चाय आई तो गांधी जी के लिए नींबू पानी लाया गया और नींबू में नमक पड़ा हुआ था और आप सोच सकते हैं कि उस समय गांधी जी नमक का विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी ने भी बड़े अंदाज से अपने पोटली में से एक पूड़ी निकाली और वो पूड़ी नींबू पानी के अंदर डाल दी। वाइसरॉय को आश्चर्य हुआ कि नींबू पानी में ये क्या डाला? तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तब गांधी जी ने कहा कि आपने जो नमक आपका ब्रिटिश सरकार का मुझे दिया है, उस नमक को मेरे पूड़ी के नमक ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये भावना है स्वदेशी की और इस स्वदेशी की भावना को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के उदाहरण दत्तोपंत जी कई दफा दिया करते थे, जिससे कि ये पता होता था कि हम किस स्वदेशी की चर्चा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक दफा कहा कि कैलिफोर्निया में एक दफा बहुत संतरे हुए और जापान की महिलाएं संतरे खाती थी। तो दत्तोपंत जी कहते हैं कि बाजार में आ तो गए संतरे, लेकिन किसी महिला ने वो संतरे छुए नहीं क्योंकि वो अमेरिकन संतरे थे। तो ये स्वदेशी की भावना है। और आप देखिए कि यही बात डब्ल्यूटीओ के कंटेक्स्ट में उस समय पे अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जब हम देखते हैं कि जापान के अंदर अमेरिका ने अपने प्रभाव के चलते हुए जापान को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वहां के लोग चावल जो है वो अमेरिका का लें। अमेरिका से चावल आए और अमेरिका से चावल आए भी, लेकिन जापान के लोगों ने कोई चावल को छुआ नहीं और वो चावल वहां रखे रहे। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो हमारा स्वदेशी का सोच है वो महत्वपूर्ण है और उस व्यापार की परिकल्पना में जो हमारी स्वदेशी की भावना है वो महत्वपूर्ण है। और उसके लिए कोई हम पूर्ण रूप से अपने आप को एक विभक्त राष्ट्र बना लेंगे, ऐसा नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े रहेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े रहेंगे, लेकिन वो व्यापार उसी धरातल पर होगा, एक ही फुटिंग पर होगा। उसमें हम किसी गुलामी की तरफ आगे बढ़ेंगे, कोई डरा या धमका करके हमसे व्यापार करेगा, तो दत्तोपंत जी ने कहा वो व्यापार की परिकल्पना सही नहीं होगी और उसमें लोगों का स्वतंत्र सोच अत्यंत आवश्यक है। तो आम लोगों में स्वदेशी की भावना आए और सभी मिलकर के, चाहे सरकार उसमें साथ दे या ना दे, लोग मिलकर के आवश्यक कदम उठाएं, ये स्वदेशी का सोच था। और इस सोच के पीछे
उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, जैसा कि मैंने अभी कैलिफोर्निया में जो संतरे अमेरिका से आए और जापान की जनता ने उसका विरोध स्वरूप किसी भी तरह का बाजार में बहिष्कार किया, ये अपने आप में परिलक्षित होता है। तो स्वदेशी की भावना और स्वदेशी की भावना का लोगों में संचार होना, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो हमारे संबंध हैं, उनको समझ करके आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए अगर हम विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यूटीओ की चर्चा करते हैं, जो कि आज का हमारा विषय है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा समझना कि विश्व व्यापार संगठन, या अगर विश्व व्यापार संगठन जो 1995 में बना, उसके पहले वो गैट कहलाता था, GATT, गैट, जनरलाइज्ड एग्रीमेंट ऑन टैरिफ। अब ये जो गैट का जो संबंध था, जो डब्ल्यूटीओ में बदल गया, उस गैट के आर्किटेक्चर को किस ढंग से दत्तोपंत जी ने बताया। और जैसा मैंने कहा कि डंकल ड्राफ्ट के बाद गैट से डब्ल्यूटीओ का ट्रांजिशन हुआ, तो ये जो 95 में हुआ और 91 से 95 तक, 91 से 95 के समय में जो अत्यधिक व्यापक स्तर पर विरोध डब्ल्यूटीओ का हुआ, उसका नेतृत्व स्वयं दत्तोपंत जी ने किया और उनके साथ में स्वदेशी जागरण मंच की संरचना हो चुकी थी, उसने किया। तो अब समझने की कोशिश करें कि क्या ये विरोध उसी समय के लिए था या बाद में डब्ल्यूटीओ का क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ क्या सफल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। आज हम इस वर्ष डब्ल्यूटीओ के 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस 25वीं वर्षगांठ को मनाते समय कई तरह के सवाल सामने खड़े हुए। क्या डब्ल्यूटीओ एक विश्व स्तरीय संगठन के रूप में निकला? क्या डब्ल्यूटीओ ने विश्व व्यापार को एक छत्र नेतृत्व देने का प्रयास किया? क्या वो विकसित और विकासशील देशों के लिए सभी के लिए लाभकारी हुआ या कुछ लोगों के लिए लाभकारी हुआ? और 1991 से 95 का जो समय जब दत्तोपंत जी ने विरोध किया, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, हम को डब्ल्यूटीओ को या तो बदलने का प्रयास करना चाहिए, या तो डब्ल्यूटीओ में फेरबदल करने की बात करनी चाहिए, या उसको हमें त्याग देना चाहिए। तोड़ो, मोड़ो या छोड़ो, ये आंदोलन विश्व व्यापार संगठन को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच ने दत्तोपंत जी के नेतृत्व में किया। तोड़ो, मोड़ो या छोड़ो। अब ये तोड़ो या मोड़ो या छोड़ो, ये तीनों बातें अपने आप में कैसे महत्वपूर्ण थी और दत्तोपंत जी ने इस बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। दत्तोपंत जी ने सबसे पहले कहा कि अगर डब्ल्यूटीओ में जो कंडीशंस कृषि को लेकर के जो सब्सिडी दी जाती है, उसको लेकर के अगर बदली नहीं जाती है, तो भारत ने डब्ल्यूटीओ में से बाहर आना चाहिए। अगर बौद्धिक संपदा का अधिकार जो विश्व व्यापार संगठन ने विश्व के कुछ देशों को दिया है और वो पहले से वहां प्रचलित व्यवस्था का हिस्सा है, तो भारत ने डब्ल्यूटीओ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा विकास नहीं होने वाला है। उन 5 वर्षों में 1995 से 2000 और 2000 से 2005 तक, इन 5 वर्षों के जो काल थे, डब्ल्यूटीओ ने सबसे ज्यादा उन 8 देशों का भला किया जो विकसित देश थे, जो G7 के हिस्सा थे। और ये वैसा ही हुआ जैसे दत्तोपंत जी ने कहा था कि जो विकासशील देश हैं, उनका तो बाजार का उपभोग होगा, और जो विकसित देश हैं, वो इस पूरे समूह में अपनी सारी भावनाओं के बावजूद उसमें तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने था। अगर आप देखें कि यही आर्थिक साम्राज्यवाद, या जिस डर की बात दत्तोपंत जी ने करी थी, वही सच हुआ जाकर के, और इतना सच हुआ कि जब बाद में विकासशील देशों में स्वातंत्र के प्रति विचार आया और जब उन लोगों ने डब्ल्यूटीओ को अलग-अलग ढंग से निरुद्ध करने का प्रयास किया, तब विकसित देशों ने डब्ल्यूटीओ से ही विड्रॉ करने की बात करी।
और हमने देखा कि ट्रंप में सरकार ने अमेरिका में 2015 के बाद से लगातार कहा कि हम डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलेंगे। 2017 में ब्यूनस आयर्स में जब मीटिंग हुई अर्जेंटीना में, अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ से बाहर आने की बात करी और धमकी दी कि अगर हम नहीं अमेरिका की बात मानेंगे तो हम अमेरिका जो है वो डब्ल्यूटीओ को छोड़ेगा। ये बात दत्तोपंत जी 1993 में कह चुके थे कि जो विकासशील देश हैं वो डब्ल्यूटीओ को छोड़ दें, भारत डब्ल्यूटीओ को छोड़े। तो लोगों ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसे डब्ल्यूटीओ को छोड़ेंगे, हमारा शेयर ही क्या है, अगर हम छोड़ भी देंगे तो क्या होगा। तो दत्तोपंत जी ने कहा भाई हमें एक को नहीं, हमें साउथ साउथ जितने भी विकासशील देश हैं उनका एकत्रित समाज इकट्ठा करना होगा, सारे उन राष्ट्रों को इकट्ठा करना होगा जिनका उतना ही शेयर है 0.5 या 0.4, और ऐसे लोगों को एकत्रित करके हमको एक अंतरराष्ट्रीय मंच बनाना पड़ेगा। और वो मंच जो है इस डब्ल्यूटीओ से फर्क होगा, वो डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग कंट्रीज का होगा और उस डब्ल्यूटीओ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार जिसको हम साउथ साउथ कहते हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग कहते हैं, उस दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित होगा और उसी साम्राज्य से एक नया विकास शुरू होगा। अगर हमने वो बात उस समय मानी होती तो आज जो विकसित देश हैं वो हमारे दरवाजे पर खड़े होते और हमसे एंट्री मांग रहे होते। उसके बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी आया, उसके बाद आरसेप आया और हमको सब जगह से भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम विकास की उन रास्तों को सही ढंग से समझें और अब जब इस वर्ष हम दत्तोपंत जी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तब हम इस बात पर विचार करें कि जिन वैश्विक संस्थाओं के प्रति, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, इन संस्थाओं का हमारे विकास पर क्या प्रभाव है और उससे हम कैसे अपने राष्ट्र और जो प्रभावी विकासशील देश हैं उनके हितों की रक्षा कर सके। दत्तोपंत जी के शताब्दी वर्ष में सरोजदा ने मुझे इस मौके पर ये बातचीत करने का अवसर दिया, उसके धन्यवाद के साथ ही नमस्कार।